नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 10 अध्यायों की चर्चा हम अपनी पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप उनमें से कोई अध्याय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस पुस्तक का एकादशः पाठः अर्थात 11वां अध्याय 11वां पाठ, जो कि है द्वीपेषु रम्यः द्वीपौ अंडमानः। द्वीपेषु अर्थात द्वीपों में अब द्वीपों को आप टापू भी कह सकते हो, टापुओं में या द्वीपों में। रम्यः सुंदर, रम्यः सुंदर, द्वीपो द्वीप अंडमानः अंडमान, द्वीपों में सुंदर द्वीप अंडमान या टापुओं में सुंदर टापू अंडमान। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। और पाठ शुरू करने से पूर्व मेरा एक ही निवेदन होता है, आप अपनी पेंसिल और पुस्तक अपने साथ लेकर बैठिए, शब्दों के अर्थ लिखते चलिए। फिलहाल आपको एक बहुत सुंदर चित्र दिखाई दे रहा होगा। यह समुद्री जीवन सा चित्र प्रतीत हो रहा है कि कोई समुद्री जीवन से रिलेटेड हमें कुछ समझाने का, कुछ दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। फिलहाल हम इस अध्याय का शीर्षक पढ़ चुके हैं, इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि शायद यह अंडमान ही होगा। फिलहाल हम पाठ पर चलते हैं, किस तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे एक शिक्षिका नजर आ रही हैं। इन्हें हम शिक्षिका चूंकि इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक तरफ सभी बच्चे एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म में हैं, इट मीन्स वो विद्यालय के बच्चे हैं, और एक जगह आचार्य शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब इन सबकी आचार्य हैं, ये शिक्षिका हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक शिक्षिका बच्चों को कुछ चित्र दिखा रही है, शायद कोई नई जानकारी देना चाहती हैं। तो आइए देखें। छात्राः एतत् चित्रं पश्यन्तु, बच्चों यह चित्र देखो। एतत् आकर्षकम खलु, एतत् यह आकर्षकम मैंने आकर्षक, खलु मैंने निश्चय ही। अब आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, हालांकि इस पंक्ति में आपको कहीं पे भी प्रश्न सूचक शब्द दिखाई नहीं देगा। तत्पश्चात क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि यह पंक्ति प्रश्न के भाव में पूछी गई है, प्रश्न के भाव में बोली गई। कैसे? उन्होंने कहा बच्चों यह चित्र देखो, निश्चय ही यह आकर्षक है, मतलब वह पूछ रही है निश्चय ही यह आकर्षक है, जिसमें हालांकि प्रश्न सूचक शब्द प्रयोग नहीं किया, फिर भी एक प्रश्न का भाव है। तो यह बच्चा कहता है आम आचार्य, हाँ आचार्य, बहु आकर्षकम अस्ति, बहुत आकर्षक है, यानी बहुत सुंदर है, बहुत मनोहर है। तो शिक्षिका कहती हैं एतत् स्थानम कुत्र अस्ति, यह स्थान कहाँ है? भवन्तः जानन्ति किम, आप जानते हैं क्या? किम मैंने क्या, यह स्थान कहाँ है, क्या आप जानते हैं? तो यह बच्ची कहती है नैव आचार्य, नहीं आचार्य, और सब बच्चे बड़ी हैरानी से, उत्सुकता से उस दृश्य की ओर देख रहे हैं। तो महिला फिर कहती है शिक्षिका सावधानम पश्यन्तु, सावधानी से देखो। एतत् स्थानम अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति, यह स्थान हमारे देश के किसी रमणीय यानी सुंदर द्वीप का है। एतस्य विषये किंचित अद्य जानीम, एतस्य इसके विषय में किंचित कुछ, अद्य मैंने आज, जानीमः मैंने जानते हैं, इसके विषय में कुछ आज जानते हैं। तो यहाँ पे यह महिला, यह शिक्षिका अपने बच्चों को, अपने छात्र छात्राओं को इस नई ज्ञान की जानकारी देती हैं। यहाँ पे अब कक्ष का वातावरण आपको दिख रहा है, जिसमें यह शिक्षिका मानचित्र के माध्यम से पहले बच्चों को संकेत करती हैं। यहाँ पे पूरा भारत का मानचित्र है, जिसका हिस्सा अंडमान निकोबार, जिसे यहाँ नेक्स्ट जो दृश्य है उसमें जूम करके दिखाया गया, क्या है? अंडमान द्वीप समूह। तो यहाँ पे अध्यापिका भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूहम दर्शयन्ति, भारत के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूह को दर्शाते हुए, यहाँ पे हमें दिख रहा है चित्र कि यह अंडमान द्वीप समूह को दर्शाते हुए जो शिक्षिका है, अब ये क्या कहती हैं ये दर्शाते हुए, इस पे चलते हैं। शिक्षिका कहती है एष भारतस्य अष्टसु केंद्र शासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूह अस्ति। एषः यह भारतस्य, भारत के अष्टसु 8 केंद्र शासित प्रदेशेषु, केंद्र शासित प्रदेशों में, अन्यतमः अर्थात अलग, अन्यतमः अलग, अंडमान द्वीप समूह, अंडमान का जो टापू का समूह है। यानी अलग कहने से तात्पर्य ये नहीं कि भारत से अलग, कहने का मतलब थोड़ा हटकर है सबसे, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से बहुत सुंदर कह सकते हो, बहुत सुंदर वे में अलग, उसका कहने का तात्पर्य उनका रहा होगा शिक्षिका का कि केंद्र शासित प्रदेशों में अलग एक सुंदर जो अंडमान द्वीप समूह है। एतस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति, इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है।
आपको शायद कुछ और नाम याद आ रहा होगा। फिलहाल आगे की पंक्ति पढ़ते हैं, आपकी बात भी इसी में आ जाएगी। इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। पूर्वम आंग्ल शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत। यही नाम याद आ रहा था, तो ये रहा कि पूर्व में आंग्ल शासनेन यानी अंग्रेजी शासकों ने अस्य नाम इसका नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत ऐसा दिया था। दत्तम मैंने दिया, आसीत मैंने था। कि पूर्व में यानी पहले अंग्रेजी शासकों ने इसका नाम पोर्ट ब्लेयर दिया था। किसका नाम? अंडमान द्वीप समूह की जो राजधानी है, जिसे आज श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है, पूर्व में अंग्रेजी शासन काल में उस राजधानी का नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। तत्पश्चात सर्वे उत्साहितः बालः, सभी बालक उत्साहित होकर, यानी सभी बालक यह सुनते ही उत्साहित हो जाते हैं और वो कहते हैं महोदय, हे महोदया, वयम एतस्य विषये किंचित अधिकम ज्ञातुम इच्छामः। हम इस विषय में किंचित कुछ अधिकम अधिक ज्ञातुम जानने की इच्छा करते हैं। हम इस विषय में कुछ अधिक जानने की इच्छा करते हैं, यानी इस द्वीप समूह के विषय में हमें और भी अधिक बताओ। तो अध्यापिका कहती हैं अस्तु, ठीक है। भोः सूर्यांश, अरे सूर्यांश, भवान किमपि वक्तुम इच्छति, भवान आप किमपि कुछ भी वक्तुम कहना इच्छति चाहते हैं या इच्छा करते हैं, आप कुछ कहने की इच्छा करते हैं। इति प्रतिभाति, इति प्रतिभाति अर्थात ऐसा लग रहा है। इति प्रतिभाति अर्थात ऐसा लग रहा है। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि कक्ष में हम बैठे हैं क्लासरूम में और हमारे हम अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे शिक्षक कभी कभी समझ जाते हैं कि हम कुछ बोलना चाहते हैं, शायद हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं उसे देखकर, अथवा कभी कभी हम हैंड रेज करते हैं उसे समझकर, तो वे समझ जाते हैं कि हम कुछ कहने की इच्छा रखते हैं। तो ठीक वैसा यहाँ भी हुआ। तो ऐसा लग रहा है, शिक्षिका ने कहा कि ऐसा लग रहा है सूर्यांश आप कुछ कहना चाहते हैं। तो सूर्यांश कहता है सत्यम महोदय, सत्य है महोदया, ह्यः भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतकम दत्तवती। ह्यः, ह्यः अर्थात कल, और कल कौन सा? बीता हुआ कल। यहाँ आप लिख लीजिएगा बीता हुआ कल, ताकि आपको याद रहे। बीता हुआ कल इट मीन्स यस्टरडे। ठीक है, बीता हुआ कल अर्थात यस्टरडे। तो ह्यः भवती आपके, एतस्य आपने, इस एतस्य इसके, पाठस्य पाठ के, विषय में संकेतम संकेत दत्तवती दिया था, यानी कल आपने इस पाठ के विषय में संकेत दिया था। तदा अहम गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम अकरवम। तदा तब, अहम मैंने, गृहं घर, गत्वा जाकर, जालपुटे वेबसाइट के माध्यम से, एतस्य इसके, विषय में, अन्वेषणम खोज, अकरवम की। तब मैंने घर जाकर इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट पर इसकी खोज की। अध्यापिका कहती हैं समीचीनम सूर्यांश, बहुत अच्छे सूर्यांश। भवान किम अनिष्टवान तत्र, भवान आपको, किम मैंने क्या, अनिष्ट आपने क्या, अनिष्टवान अर्थात खोजा, आपने क्या खोजा, तत्र मैंने वहां, कि वहां आपने क्या खोजा। तो सूर्यांश कहता है महोदय, महोदया, रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत्। रामायण काले अर्थात रामायण के समय में, अस्य इस द्वीपस्य, द्वीप का नाम हंडुकमान था, यानी रामायण युग के समय में इस द्वीप का नाम हंडुकमान था। एषः शब्दः प्राय हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तितम रूपम। यह शब्द प्राय हनुमान, इस शब्द का परिवर्तित रूप है, यानी हनुमान मूल शब्द और उसी का परिवर्तित स्वरूप या उसके आधार पर इस द्वीप का नाम हंडुकमान रखा गया होगा, ऐसा आभास। कि प्रथम शताब्द्याम अस्य नाम अगादेमन इति आसीत्। प्रथम शताब्दी में यानी पहली शताब्दी में अस्य इसका नाम अगादेमन था, आसीत् मैंने था। ततः परम अंगादेमन जातम, उसके बाद अंगादेमन जातम अर्थात हुआ, उसके बाद अंगादेमन हुआ। इति सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान। इति ऐसा, सर्वकारस्य सरकार की, सर्वकारस्य अर्थात सरकार की, आधिकारिक जालपुटे अर्थात वेबसाइट पर, सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मैंने देखा। यानी उसने क्या देखा कि रामायण के काल में इसका नाम हंडुकमान था, जो शायद मूल हनुमान के नाम पर या उसके परिवर्तित स्वरूप के आधार पर रखा गया होगा। प्रथम शताब्दी में इसका नाम अगादेमन था
उसके बाद अंगादेमन हुआ और ऐसा उसने सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा। तत्पश्चात दीपेश कहता है, अहो अरे अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः अस्ति। इस नाम का इतिहास अद्भुत है, यानी कितनी बार इसका नाम बदला है, कितना इस नाम का इतिहास अद्भुत है, आश्चर्यचकित कर देने वाला है। किन्नुः खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति। क्या निश्चय ही भारत के इतिहास में इस द्वीप का कोई विशिष्ट भूमिका है कि नाम तो इसका बहुत अद्भुत है, बहुत नाम का जो इतिहास है कि कितने नाम बदले और आज के समय में इसे श्री विजयपुरम कहा जाता है, इसकी राजधानी को। तो कहने का मतलब जो अंडमान है इसका हंडू कमान था, उसके बाद हनुमान से यह लिया गया, फिर इसका अगादेमन था, फिर इसका अंगादेमन हुआ, आज अंडमान है। कहने का मतलब कि इसके नाम का जो इतिहास है वो बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला है। लेकिन क्या नाम की तरह भारत के इतिहास में इस द्वीप का कोई विशेष भूमिका रही है, कोई मुख्य काम किया है इसने? तो अध्यापिका कहती है, आम, हाँ, महती भूमिका अस्ति, बहुत बड़ी भूमिका है, अस्य द्वीपस्य, इस द्वीप की बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महती भूमिका है। फिर दीपा कहती है, कीदृशी भूमिका महोदय, कैसी भूमिका महोदया, कृपया सूचयतु, कृपया सूचना दीजिए या बताइए। तो अध्यापिका कहती है, अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम अस्ति। अस्मिन्, इस द्वीप पर सेल्युलर, यह कारागार है। कारागार अर्थात जेल, कारागार अर्थात जेल। आपने भी कभी इस जेल का नाम सुना होगा, सेल्युलर जेल, आपने कभी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हो, उसमें ये नाम जरूर आया होगा। अस्य कारागारस्य अपरम नाम कालापानी इत्यपि अस्ति। इस कारागार का यानी इस जेल का अपरम अर्थात दूसरा, अपरम अर्थात दूसरा नाम कालापानी ऐसा भी है। आपने सेल्युलर शब्द पढ़ा होगा, सेल्युलर नहीं तो काला पानी तो निश्चित ही पढ़ा होगा। तो ये दोनों एक ही कारागार के नाम है, यानी उसका दूसरा नाम ही है काला पानी। तो सुधीर कहता है, साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, आचार्य अस्य कह अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है, यानी ये जो सेल्युलर जेल है या काला पानी की जेल है, इसका क्या अभिप्राय है? तो सुरेखा कहती है, पहले काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीति भवति। काला पानी, यह शब्द सुनकर ही भीति ही अर्थात डर होता है, भवति अर्थात होता है, यह शब्द सुनकर ही डर होता है, नहीं डर लगता है। अध्यापिका कहती हैं, सत्यमेव, सत्य ही, भारतस्य स्वातंत्र्यार्थम युद्धरतानां क्रांतिकारिणां दमनार्थम ब्रिटिश जनैः निर्मितं त्रितलात्मकम् एतत् कारागारम्। सत्य ही, भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रत्यार्थम अर्थात स्वतंत्रता के लिए, युद्ध रत्नानाम, युद्ध में रत यानी युद्ध में डूबे हुए या युद्ध में लगे हुए रत, क्रांतिकारिणाम, क्रांतिकारियों के, दमनार्थम, दमन के लिए, दमन यानी उनको दबाने के लिए, दमनार्थम क्रांतिकारियों को दबाने के लिए ब्रिटिश जनैः, ब्रिटिश लोगों ने, निर्मित त्रितलात्मकम, तीन तल का, यानी इसमें फेसेस होंगे, तल बने हुए हैं, ठीक है, तीन तल का, एतत यह, कारागारम कारागार, निर्मित किया। ये कह रही हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में लगे हुए क्रांतिकारियों को दबाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने तीन तल का यह कारागार या यह जेल निर्मित की। तीन तल की जेल है ये, कहने का मतलब कि उसमें शायद अंडरग्राउंड और उससे भी ज्यादा अंडरग्राउंड कुछ ऐसी तह रही होंगी। मैं तो कभी गई नहीं, मैंने देखी नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई गया है, कोई इसके बारे में और जानता है या आपने देखा है, इसको प्रत्यक्ष अनुभव किया, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये कह रही हैं कि ब्रिटिश के जो शासक थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने तीन तल का ये जेल निर्मित किया था, किसके लिए? हमारी स्वतंत्रता के लिए, जो युद्ध में लगे हुए हमारे क्रांतिकारी वीर थे उनके लिए, उन्हें दबाने के लिए। अत्रैव महान देशभक्तः स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः मातृभूमेः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरम कष्टम सोढवान। अत्रैव, यहाँ पर, महान देशभक्त स्वातंत्र्य वीर अर्थात स्वतंत्रता वीर सावरकर ने मातृभूमि की रक्षणाए, रक्षा के लिए 10 वर्षानी, वर्षों तक,
10 वर्षों यावत मैंने तक, कल्पनातीतम कल्पना से परे, कल्पना और अतीत दो शब्द लगे हुए हैं, कल्पना अतीतम कल्पना से परे, घोरम भयानक, घोरम अर्थात भयानक, यहाँ पे यावत का भी लिख लीजिएगा, तक, कष्टम मैंने कष्ट, सोडवान मैंने सहन किया, सोडवान अर्थात सहन किया। अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं। यहाँ पर महान देशभक्त जो स्वतंत्रता वीर सावरकर थे, मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 वर्ष तक कल्पना से परे घोर यानी भयानक कष्ट उन्होंने सहन किया। कल्पना से अतीत कहने से तात्पर्य है कि जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना भयानक जो उन्होंने कष्ट सहन किया, उतना घोर जो वहां पे कष्ट उन्हें दिया गया। फिर मुकुंद कहता है, अहो अरे धन्यः ते स्वातंत्र्य वीरः, वे स्वतंत्रता वीर धन्य हैं, तेषाम बलिदानेन एव वयम सुखेन जीवामः, तेषाम उनके बलिदानेन बलिदान से, एव मैंने ही, वयम मैंने हम, सुखेन सुख से, जीवामः जी रहे हैं या जीवित हैं, उनके बलिदान से ही हम सुख से जीवित हैं। सूर्यांश कहता है, आचार्य हे आचार्य, एतत् स्थानम यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्याम अपि संरक्षितम, यह स्थान यूनेस्को की जो संस्था है वैश्विक संपदा की सूची में भी इसे संरक्षित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो आपको ध्यान होगा, यूनेस्को जो संस्था है वो वैश्विक संपदाओं की सूची हर साल निर्मित करती है। अगर उसमें कुछ ऐड करना है या कुछ भी है तो इस प्रकार से वो अपडेट होती रहती है। तो उसमें ये जो अंडमान का जो बात है, ये जो स्थान है, ये उसमें वैश्विक संपदा की सूची में भी संरक्षित है। तो ऋचा कहती है, महोदय हे महोदया, किम अस्मिन् द्वीपे जनाः अपि निवसन्ति, क्या इस द्वीप पर लोग भी रहते हैं? निवसन्ति अर्थात रहते हैं। क्या इस द्वीप पर लोग भी रहते हैं? तो अध्यापिका कहती है, आम, हाँ, तत्र काश्चन अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्याद्यः विशिष्टाः जनजातयः निवसन्ति, वहां कुछ अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली, ये सारी जातियों के प्रजातियों के नाम हैं। इत्याद्यः इत्यादि विशिष्ट जनजातियां निवास करती हैं, यानी वहां पर कुछ अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्यादि कुछ ऐसी विशिष्ट जनजातियां हैं जो निवास करती हैं। अंडमानी, ओंगी, जारवा जनजातीनाम आजीविकाय सर्वकारः नारिकेलस्य उद्यानानां निर्माणम अकरोत्, यानी ये अंडमानी, ओंगी, जारवा जनजातियों की आजीविका के लिए, आजीविका यानी उनका जीवन निर्वहन हो सके, उन्हें कुछ धन की प्राप्ति हो सके, वो अपनी आजीविका चला सके, तो इस प्रकार की आजीविका के लिए सर्वकार अर्थात सरकार ने नारिकेलस्य, नारिकेल कहते हैं नारियल के फलों को, नारियल के पेड़ों को, तो नारियल के उद्यान निर्मित किए, यानी सरकार ने उन लोगों की, उन जनजातियों की आजीविका अच्छे से चल सके, तो उसके लिए सरकार ने प्रयास किए हैं कि वहां पर नारियल का जो पूरा उद्यान है, बगीचा है, वो निर्मित करके उनको दिया है। तो फिर आगे कहती हैं कि सेंटिनली जनजातियां समाजात दूरे तिष्ठन्ति, सेंटिनली जो जनजाति है वह समाज से दूर रहती है, समाजात समाज से दूरे, दूर, तिष्ठन्ति रहती है, तेषाम जनसंख्या अपि स्वल्पा एव, उनकी जनसंख्या भी स्वल्पा यानी कम ही है, उनकी जनसंख्या भी कम ही है। फिर सुरुचि कहती है, महोदय हे महोदया, अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि, यहाँ घूमने के विशिष्ट स्थान कौन से हैं? तो अध्यापिका कहती है, भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथितुम् इच्छति, भवत्सु आप में से कोऽपि कोई भी अस्मिन् इस विषय में कथितुम कहने के लिए इच्छति इच्छा करता है, आप में से कोई भी इस विषय में कहने के लिए इच्छा करता है? किस विषय में? जो सुरुचि ने पूछा था कि इस द्वीप पर घूमने के स्थान कौन कौन से हैं, तो शिक्षिका पहले कक्ष के अन्य बच्चों से पूछ रही है कि क्या आप में से कोई इस विषय पर कुछ कहना चाहता है? तो राजर्षि कहता है, आम महोदय, हाँ महोदया, अहम वक्तुम इच्छामि, मैं कहना चाहता हूँ, अहम एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र अगच्छम, मैं एक बार पिता के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए वहां गया।
यानी मैं एक बार वहां जा चुका हूं, तो वह कहता है कि मैं एक बार पिता के साथ घूमने के लिए वहां गया। वयम तत्र सर्वत्र प्रकृतेः हारित्यम नील समुद्रम च दृष्टवन्तः। हमने वहां सर्वत्र सब जगह प्रकृति की हारित्यम हरियाली, हारित्यम हरियाली, प्रकृति में तो हरियाली ही होती है ना, अगर हम कटाई नहीं करें, हम एक्स्ट्रा पेड़ नहीं काटें और पेड़ पौधों का ध्यान रखें, तो प्रकृति हमेशा हरियाली ही देती है, हमें हरी भरी हो सकती है। तो वो कहता है कि हमने वहां सब जगह प्रकृति की हरियाली, नील समुद्रम, नीला समुद्र, च मैंने और, दृष्टवंतः देखा, हमने वहां प्रकृति की सब और प्रकृति की हरियाली और नीला समुद्र देखा। वयम महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीयम उद्यानम नॉर्थ बे द्वीपम समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम काला पत्थर तटम विजयनगरम तटम च दृष्टवन्तः। यानी अब वहां के जो घूमने के स्थल हैं या जो वो घूमा, वो नाम बता रहा है कि हमने वहां महात्मा गांधी मरीन जो वहां पे है राष्ट्रीय उद्यान, उसे देखा, नॉर्थ बे द्वीपम अर्थात उत्तरी जो खाड़ी है उसे देखा, समुद्रिका नौसेना यानी समुद्र की जो नौसेना किस प्रकार से काम करती है वह देखी, समुद्रीय संग्रहालय भी देखा, काला पत्थर का तट देखा, विजयनगर तट देखा। ये सब मैंने देखा शब्द बीच में प्रयोग कर लिया, आप सबसे अंत में लगाएं। कहने का मतलब हमने वहां महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरी खाड़ी, समुद्री नौसेना, समुद्री संग्रहालय, काला पत्थर का तट, विजयनगर और विजयनगर तट देखा। तत्र भारतस्य समुद्र तटेषु राधानगर तटस्य अत्यंतम विशिष्टम स्थानम अस्ति। तत्र वहां भारतस्य भारत के समुद्र तटेषु समुद्र तटों में राधानगर तटस्य राधानगर तट का अत्यंतम अत्यंत विशिष्टम विशिष्ट स्थानम स्थान अस्ति मैंने है। वहां भारत के समुद्र तटों में राधा नगर तट का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। यानी समुद्र के जितने भी तट भारत में प्रसिद्ध हैं उनमें सबसे ज्यादा विशिष्ट स्थान किसका है? राधानगर तट का। अब क्यों है वो भी वो बता रहा है। तत्रत्यः श्वेत रेणु नीलम निर्मलम जलम पारदर्शी समुद्र तलम च अविस्मरणीय अस्ति। तत्रत्यः वहां पर श्वेत रेणु, श्वेत कहते हैं सफेद, रेणु बालू, सफेद बालू, बालू अर्थात मिट्टी के कण, जो हमारे यहाँ की बालू रेगिस्तान में जो बालू है रेत है उसको भी बालू कहा जाता है, लेकिन वो सफेद नहीं है, वो भूरी है, तो वहां की है सफेद बालू। ठीक है, वहां की सफेद बालू, नीला निर्मल जल, पारदर्शी समुद्र तल, यानी समुद्र में पानी जो इतना साफ है, इतना क्लीन है कि समुद्र का तल भी उसमें दिखाई देता है, तो इट मीन्स कि पारदर्शी है वो समुद्र तल, ऐसा लगता है ट्रांसपेरेंट है। अविस्मरणीय मस्ती, अविस्मरणीय है अर्थात न भूलने वाली ऐसी जगह है वहां पर स्थान है जिसमें श्वेत रेणु, नीला निर्मल तट और पारदर्शी जो समुद्र का तल है वो अविस्मरणीय स्थान है वहां के। अध्यापिका कहती हैं उत्तमम राजर्षे अर्थात उत्तम है राजर्षि, किम भवान स्वराज द्वीपम दृष्टवान, किम क्या भवान आपने स्वराज द्वीपम स्वराज द्वीप दृष्टवान देखा, क्या आपने स्वराज द्वीप देखा। यहाँ शायद स्वराज द्वीप से उनका तात्पर्य वहीं पर स्थित किसी एक ऐसे द्वीप से है जिसका नाम यह रखा गया है। तो राजर्षि कहता है न स्मरामि महोदय, नहीं स्मरण कर पा रहा हूँ महोदय, यानी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, यदि मैंने देखा भी है तो नाम से क्लिक नहीं हो रहा। तो अध्यापिका कहती हैं स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे नॉर्थ पे अंतरीपे च सिंधु तलविहारम स्कूबा डाइविंग स्नार्कलिंग इत्याद्यः विविधः गतिविध्यः चलन्ति। स्वराज द्वीप के एलिफेंटा तट पर, यानी वहीं पर स्वराज द्वीप है ऐसा अध्यापिका के कथन से पता लग रहा है। तो स्वराज द्वीप के एलिफेंटा तट पर उत्तरी जो खाड़ी है उसके अंतरीपे अंदर द्वीप में सिंधु तल विहारम, सिंधु तल विहारम अर्थात समुद्र के तल पर विहार करने के लिए, समुद्र के, जी ठीक बात कर रही हूँ, समुद्र के किनारे नहीं, समुद्र के तल पर विहार करने के लिए या समुद्र में विहार करने के लिए। स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग होता है समुद्र के अंदर जाकर जो डाइव करके जो समुद्र की दृश्य को देखा जाता है, समुद्र की सैर की जाती है अंदर से, यानी
जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और सब बहुत उसके लिए एक पूरा पैकअप होता है जिसको आपको पहनना पड़ता है, सूट इत्यादि। और उसके बाद स्कूबा डाइविंग अर्थात समुद्र के अंदर डुबकी लगा करके अंदर नीचे गहराई तक हम जो है समुद्र की सैर करें तो उसको कहते हैं स्कूबा डाइविंग। और स्नॉर्कलिंग क्या होता है? स्नॉर्कलिंग समुद्र की सतह पर तैरना। इसके लिए ज्यादा विशेष सूट वगैरह की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन हाँ जो पाइप एक ट्यूब लगी रहती है सांस लेने के लिए, जिससे थोड़ा बहुत भी अगर समुद्र तल से होते हुए थोड़ा बहुत भी पानी इधर उधर थोड़ा ऊपर आता है तो उससे हम सांस आसानी से ले सकते हैं ट्यूब के माध्यम से। तो एक है समुद्र की सतह पर यानी समुद्र के तल पर ही रहकर विहार करना, और एक है समुद्र के अंदर गहराई में उतरकर विहार करना या सैर करना। तो वो कह रही हैं कि स्वराज द्वीप के एलिफेंटा तट पर उत्तरी खाड़ी के द्वीप के पास सिंधु तल विहार यानी समुद्र के तल पर विहार करने के लिए स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग इत्यादि विविध गतिविधियां चल रही हैं। यानी इस प्रकार की अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं जिसमें कुछ लोग ये करते हैं और कुछ ये करते हैं। तो समुद्र से अंतर्भागः विविध वर्णैः मत्स्यैः कच्छपैः अन्यैः जलचरैः प्रवाल श्रृंखलाभिः च अलंकृतः इव दृश्यते। समुद्र से समुद्र के अंतर्भागः अंदर के भाग में विविध वर्णे यानी विभिन्न रंगों की मत्स्य मछलियां कच्छपय अर्थात कछुए अन्य है अन्य जलचरय है। जलचरय कहते हैं कि जो जल में विचरण करने वाले जीव हों उन्हें जलचर कहा जाता है। तो जल में विचरण करने वाले जीव जो जल में रह सकते हों, विचरण करने वाले जीव, ठीक है। जैसे मछलियां कछुए ये भी तो जल में ही विचरण करने वाले जीव हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अन्य जलचर भी यानी अन्य भी ऐसे जीव जो जल में विचरण कर सकते हैं। प्रवाल श्रृंखला भी और प्रवाल श्रृंखला भी कहते हैं मूंगे की जो चट्टाने हैं, मूंगे की चट्टानों से जो निर्मित है। अब मूंगे की चट्टानों से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे मूंगा जो एक हम यहाँ पे बात करते हैं कि पत्थर मूंगा जिससे अंगूठियां इत्यादि बनती हैं, उस मूंगे की बात यहाँ नहीं हो रही, रत्न की बात नहीं हो रही। विशेषकर मूंगे की चट्टानों से यहाँ तात्पर्य वहां समुद्र तल में बनी हुई ऐसी छोटी छोटी चट्टानों के बीच जो समुद्र का तल बन जाता है, जिसमें इसको कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसको सर्च भी करेंगे तो आप इसकी बहुत अच्छी जानकारी सुन पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो कोरल रीफ जिसमें समुद्री चट्टानों में छोटी छोटी ऐसी जगह बनी होती है जिसमें समुद्री जीव उसे अपना घर बना लेते हैं। वो छोटे छोटे घर थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो आपस में कनेक्टेड भी रहते हैं और एक बहुत सुंदर दृश्य वहां का निर्मित हो जाता है। कोरल रीफ्स के नाम से आपको ये मिल जाएगा। प्रवाल श्रृंखला भी अर्थात अगर हिंदी में कहे तो मूंगे की चट्टानों से जो निर्मित है, मूंगे की चट्टानों से अलंकृत इव दृश्यते यानी अलंकार की तरह दिखता है। अलंकार कह सकते हो, सजे हुए की तरह, सजा हुआ ही दिखता है, सजा हुआ, अलंकार कर देना अर्थात सजा देना। तो फिर पढ़ते हैं इसको। स्वराज द्वीप में एलिफेंटा तट पर उत्तरी द्वीप के समूह समुद्र तल विहार के लिए स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग इत्यादि विविध गतिविधियां चलती हैं। समुद्र के अंतर के भाग में अनेक रंगों की मछलियां, कछुए और अन्य जो जल में विचरण करने वाले जीव हैं, या सीधा आप जलचर शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, अन्य जलचर और प्रवाल श्रृंखला भी यानी मूंगे की चट्टानों से सजे हुए के समान दिखता है। यानी अंदर से समुद्र का तल इतना सुंदर दिखाई देता है जब इस प्रकार की स्कूबा डाइविंग, ये आप चित्र में भी देख पा रहे हो, स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग इत्यादि जो गतिविधियां की जाती हैं, तो तब समुद्र तल बहुत सुंदर दिखाई देता है, वहां के शैवाल बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तत्पश्चात है छात्रः अर्थात सभी छात्र यहाँ पर अध्यापिका से क्या कहते हैं? अब महोदय, हे महोदया, अंडमान जनाः आजीविकार्थम किम कुर्वन्ति। अंडमान जनाः अर्थात अंडमान के लोग, आजीविकार्थम अर्थात आजीविका के लिए या अपना जीवन भरण पोषण करने के लिए, किम मैंने क्या, कुर्वन्ति मैंने करते हैं, कि अंडमान के लोग अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं। हालांकि इसका कुछ अंश में उत्तर पूर्व में ही अध्यापिका द्वारा दे दिया गया था, जहां पे उन्होंने बच्चों को यह बताया था कि नारियल फल का जो उद्यान है वो सरकार की माध्यम से निर्मित किया गया है ताकि वे लोग अपनी आजीविका चला सकें, किंतु सभी उसके व्यापार करेंगे ऐसा संभव तो नहीं है। तो और आजीविका के लिए वहां के लोग क्या करते हैं, आइए जाने। अध्यापिका कहती हैं
तत्र मुक्तामालाः शुक्तिशिल्पानि नारिकेलशिल्पानि उपस्कराः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम् आजीविका चलति। तत्र वहाँ मुक्तामालाः, मुक्ता कहते हैं मोतियों को, मुक्ताः अर्थात मोतियों की माला, मुक्ताः माला मोतियों की माला। फिर है शुक्ति शिल्पानी, शुक्ति कहते हैं सिप्पियों को, शुक्ति अर्थात सिप्पियां, ठीक है। तो मोतियों की माला और शुक्ति शिल्पानी यानी सिप्पियों का जो शिल्प है, सिप्पियों के शिल्प से तात्पर्य कि सिप्पियों से हाथ के द्वारा निर्मित जो भी सजावट का सामान है। शिल्प किसको बोलते हैं? शिल्प बोलते हैं हाथों द्वारा तैयार किया गया वह सामान जो सजावट इत्यादि के काम आता है, या अन्य और किसी प्रकार से उन बनाई हुई चीजों का हम किसी अपने कार्य में प्रयोग ले सकें, ऐसे सामानों को जो हैंडमेड हो उन्हें शिल्प की श्रेणी में रखा जाता है। तो शुक्ति शिल्पानी से यहाँ तात्पर्य है कि सिप्पियों के द्वारा जो हैंडमेड चीजें बनाई जाती हैं वहाँ उनकी कला वहाँ पर वहाँ के लोगों में है। नारिकेल शिल्पानी यानी नारियल का भी शिल्प। अब नारियल का शिल्प कैसे कि जो उसका नारियल का बाहर का खोखला जो ढांचा रह जाता है, जिसके अंदर से हम नारियल का फल तो खा लेते हैं, किंतु नारियल का जो बाहरी ठोस आवरण रह जाता है उस आवरण को भी प्रयोग में लिया जाता है। उससे तरह तरह की चीजें बनती हैं, सजावट का सामान भी बनता है और बहुत से ऐसे दृश्य भी देखे जाते हैं जिसमें उनसे बर्तन, कटोरी इत्यादि का निर्माण भी किया जाता है। तो वो है नारिकेल शिल्पानी। उपस्कराहा, उपस्कराहा कहते हैं मसालों को, मसाले, ठीक है। तो वहां मोतियों की माला, सिप्पियों का शिल्प और नारियल के शिल्प और मसाले इत्यादि नाम इत्यादि का उत्पादनेन, उत्पादन, वाणिज्यनेन अर्थात व्यापार, वाणिज्य कहते हैं व्यापार को, च मैंने और तेषाम मैंने उनकी आजीविका चलती, आजीविका चलती है। वहां मोतियों की माला, सिप्पियों के शिल्प, नारियल के शिल्प और मसालों इत्यादि के उत्पादन और व्यापार से उनकी आजीविका चलती है। केचन कृषि कार्येन मत्स्य व्यापारेण च जीविकां निर्वहन्ति। केचन अर्थात कुछ, केचन अर्थात कुछ, कृषि कार्येन, कृषि कार्य से, मत्स्य व्यापारेन, मत्स्य अर्थात मछलियों के व्यापार से, चूंकि वो सी के बीच में है अर्थात सी फूड भी वहां चलता होगा ये तो निश्चित है। तो जो मछलियों का व्यापार है वो चाहे वहां पर फूड के रूप में खुद प्रयोग करे, चाहे उसका निर्यात करें। तो मत्स्य व्यापारेन अर्थात मछलियों के व्यापार से, च मैंने और, जीविका मैंने जीविका का, निर्वहंती निर्वाह करते हैं। यानी कुछ लोग कृषि कार्य और मछलियों के व्यापार से अपनी जीविका का निर्वाह वहां करते हैं। यहाँ आप दृश्य भी देख रहे होंगे बाजार में, यहाँ पे कुछ शिल्प इत्यादि की जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर मत्स्य व्यापार है, ठीक है। इसके आगे है छात्रः, फिर सभी छात्र कहते हैं आचार्य, हे आचार्य, अस्य वर्णनम श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागृता। अस्य इसका, वर्णनम वर्णन, श्रुत्वा सुनकर, चित्राणि चित्रों को, च मैंने और, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, अस्माकं मैंने हमारा, हमारे, मनसी मन में, मनसी मन में, तत्र वहां, भ्रमणाए घूमने की, उत्सुकता जागृता, उत्सुकता जागृत हो गई है। यानी इसका वर्णन सुना और चित्रों को देखा, तो इसका वर्णन सुनकर और चित्रों को देखकर हमारे मन में वहां घूमने की उत्सुकता जागृत हो गई है। निश्चित ही शायद यहाँ हमें भी ऐसा लग रहा है कि इतने सुंदर चित्र और इतना सुंदर वर्णन जो स्कूबा डाइविंग और इत्यादि का हमने पढ़ा, तो हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हम भी वहां घूम पाए। तो अध्यापिका कहती हैं, अस्तु, ठीक है, वयम अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थम गमिष्यामः। वयम हम सब, अवश्यमेव अवश्य ही, एव मैंने ही, तत्र मैंने वहां, शैक्षिक भ्रमणार्थम शैक्षिक भ्रमण के लिए, गमिष्यामः जाएंगे, हम सब अवश्य ही वहां शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे। तो बच्चों आप भी अपने विद्यालय के अध्यापक अध्यापिका से कहें कि आपको भी वहां शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर चलें। फिलहाल आगे है अधुना वयम मिलित्वा गायामः। अधुना अब, वयम मैंने हम सब, मिलित्वा मैंने मिलकर, गायामः मैंने गाते हैं। अब हम सब मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? हुतात्मनां पूत तपः स्थलियं विनायकादि स्तुति भाजनानां स्वराष्ट्र धर्मं ननु शिक्षयन्ति
सुदर्शनिया भुवि तीर्थकल्पा। हुतात्मा नाम, हुतात्मा नाम होता है शहीदों की, हुतात्मा नाम अर्थात शहीदों की। पूत, पूत अर्थात पवित्र, पूत अर्थात पवित्र। तपः स्थलियम, तपः स्थलियम अर्थात तप की स्थली या तपस्या की स्थली, तप की स्थली या तपस्या की स्थली। विनायक आदि, विनायक आदि से तात्पर्य यहाँ विनायक एक नाम से है। विनायक इत्यादि स्तुति भाजना नाम अर्थात ग्रहण करने वालों की, भाजना नाम अर्थात ग्रहण करने वालों की, करने वालों की स्वराष्ट्र धर्मम, स्व मैंने अपने, राष्ट्र मैंने राष्ट्र, धर्मम मैंने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र धर्म के लिए, ननु मैंने अवश्य ही या निश्चित ही, अवश्य ही, शिक्षयंती सिखाते हुए या सिखाती हुई, सुदर्शनिया सुंदर देखने योग्य, सुंदर क्योंकि दर्शनिया का अर्थ देखने योग्य और सु उपसर्ग लग गया तो सुंदर देखने योग्य, सुंदर देखने योग्य। भूवि से अर्थ है भूमि, भूवि अर्थात भूमि। तीर्थकल्पा, तीर्थकल्पा अर्थात तीर्थ के समान, तीर्थ के समान है, तीर्थ के समान है। अब पूरा अर्थ एक साथ देखते हैं। शहीदों की पवित्र तपस्थली, विनायक इत्यादियों की स्तुति ग्रहण करने वालों की। अब विनायक से यहां तात्पर्य दो अर्थ में लिया जा सकता है। पहला अर्थ यदि हम देखें जो यहाँ इस पाठ के अनुरूप, वैसे विनायक शब्द हमारे दिमाग में आती, पहला अर्थ जा कह रहा है, पहला अर्थ हमारा जा रहा है गणेश जी पर, कि गणेश इत्यादि जो श्रेष्ठ देव हैं उनमें गणेश का नाम सर्वोपरि है। श्री गणेश को हम सर्वदा सर्वप्रथम स्वरूप में पूजते हैं, तो गणेश को विनायक कहा जाता है। तो पहला नाम हमारे यहाँ क्या क्लिक कर रहा है, विनायक अर्थात श्री गणेश, ठीक है। किंतु यदि इस अध्याय की बात करें तो इस अध्याय में अंडमान में जो जेल है उसका जो वर्णन किया गया, और उस जेल में हमारे देश के उस समय के स्वतंत्रता वीरों की आवाज को दबाने के लिए उन्हें दंड दिया जाता था। तो मुख्य रूप से जब स्वतंत्रता वीरों का इसमें वर्णन हुआ है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि विनायक नाम से हमारे एक स्वतंत्रता वीर भी रह चुके हैं। तो यहाँ हम उस अर्थ को लेकर चलेंगे। दोनों अर्थ हम ले तो गलत तो नहीं होगा कि विनायक इत्यादियों की स्तुति अर्थात श्री गणेश इत्यादि की स्तुति भी यहाँ होती है, किंतु स्वतंत्रता वीर के रूप में विनायक नाम से जो हमारे स्वतंत्रता वीर रहे हैं उनकी स्तुति भी इस भूमि पर की जाती है, उनका गुणगान भी किया जाता है। तो ऐसे विनायक हमारे जो स्वतंत्रता वीर रहे उनकी स्तुति ग्रहण करने वालों की अवश्य ही अपने राष्ट्र के धर्म को सिखाती हुई सुंदर देखने योग्य यह भूमि तीर्थ के समान है। अर्थात यहाँ ये कहा गया, फिर से एक बार देखें शॉर्ट में और फटाफट से, कि शहीदों की पवित्र तपस्थली, विनायक इत्यादि स्वतंत्रता वीरों की स्तुति अर्थात उनका गुणगान ग्रहण करने वालों की अवश्य ही अपने राष्ट्र के धर्म को सिखाती हुई सुंदर देखने योग्य यह भूमि तीर्थ के समान है। यानी हमारी यह भारत भूमि तीर्थ के समान है। बहुत शहीद यहाँ हुए, यह पवित्र तपस्या की स्थली है। बहुत देवता इत्यादि ऋषि यहाँ तपस्या करते हैं और पूर्व में भी बहुत तपस्थली यह रही है। और विनायक इत्यादि स्वतंत्रता वीर कहें, चाहे हम देवों में सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश विनायक की बात करें तो यह उनकी स्तुति को ग्रहण करने वालों की भूमि है। यह अपने ही राष्ट्र के धर्म को सिखाती है, सुंदर है, देखने योग्य है, और यह भूमि इस प्रकार से तीर्थ के समान है। इसी के साथ आपका इस अध्याय का हिंदी अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।